नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकास और स्वागत है आप सबका एग्ज़ाम मेटल्स में। पिछली वीडियो में हमने पर्वत मतलब माउंटेन के बारे में पढ़ा था और आज की हम वीडियो में जानेंगे ज्वालामुखी के बारे में। तो आगे बढ़ने से पहले हम जानते हैं कि ज्वालामुखी होते क्या हैं। तो ज्वालामुखी भूपटल पर वे प्राकृतिक छेद या दरार है जिससे होकर पृथ्वी का पिघला पदार्थ लावा, राख, भाप तथा अन्य गैसें बाहर निकलती हैं। ठीक है। कहने का मतलब ये है कि जब हमने इंटीरियर स्ट्रक्चर पढ़ा था, मतलब आंतरिक संरचना पढ़ी थी हमने पृथ्वी की, तो वहाँ पे हमने जाना था कि जो क्रस्ट वाला एरिया होता है, ठीक है, पृथ्वी का 3 हिस्सों में मैंने डिवाइड किया था। मैंने कहा था कि सबसे ऊपर का जो हिस्सा होता है उसको क्रस्ट बोलते हैं, बीच के हिस्से को मेंटल बोलते हैं और जो सेंटर हिस्सा है उसको कोर बोलते हैं। कोर भी 2 हिस्सों में डिवाइड है, अपर कोर और इनर कोर। ठीक है। तो सबसे पहले हम इस चीज़ के बारे में बात कर लेते हैं कि क्रस्ट के जो नीचे होता है उसको लावा कहते हैं। ठीक है। क्रस्ट के नीचे एस्थीनोस्फीयर होता है। एस्थीनोस्फीयर जो लेयर है उसमें पूरा का पूरा लावा पाया जाता है और मेंटल का जो ऊपर का हिस्सा है वहाँ पे मैग्मा चैम्बर्स होते हैं। मैग्मा चैम्बर्स में बहुत ज़्यादा लावा होता है। ठीक है। जहाँ से क्या होता है कि कई बार वो मैग्मा चैम्बर्स पृथ्वी की कोई दरार या कोई छेद ढूंढते हैं और वहाँ से होकर जो लावा होता है वो बाहर निकल जाता है। और जब वो बाहर निकलता है, ठीक है, तो बाहर निकलने पर होता क्या है बेसिकली कुछ इस तरह का, जैसे मतलब ये अर्थ वाला क्रस्ट का हमारा हिस्सा है, यहाँ पे नीचे नीचे ये लावा है मान लीजिए। ठीक है। अब ये लावा क्या करेगा, ऊपर निकलने की कोशिश करेगा। मान लीजिए यहाँ से इसको दरार मिलेगी, तो जब दरार से बाहर निकलेगा तो ये जो मिट्टी होगी, मतलब यहाँ के जो क्रस्ट वाला ये वाला एरिया है, इसको ये ऊपर को उठा देगा। ऊपर उठाने से ये कुछ इस तरह का बन जाएगा। ठीक है। और यहाँ पे कुछ मुख सा बन जाएगा इसका, जिससे होकर ये बाहर निकलेगा। ठीक है। अब जो अंदर वाला जो लावा होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं हम मैग्मा। ठीक है। उसको मैग्मा बोलते हैं। और जब वो बाहर निकल जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, लावा। ठीक है। अब देखिए, इसी चीज़ के बारे में बात चल रही है। तो यहाँ से क्वेश्चन किस प्रकार बनते हैं इस बारे में हम जानते हैं। तो सबसे पहले ये पूछा जा सकता है कि जो पृथ्वी के अंदर लावा होता है, पृथ्वी के अंदर के जो लावा होता है उसको क्या कहते हैं, या पिघला पदार्थ होता है उसको क्या कहते हैं। तो उसको बोलते हैं मैग्मा। जब वो बाहर निकल जाता है उसको लावा कहते हैं। ठीक है। अब 2 बेसिक टर्म्स और हैं जो हैं हमारी, क्रेटर और सिंडर। अब क्रेटर क्या होता है और सिंडर क्या होता है, सबसे पहले इस चीज़ के बारे में जानते हैं। तो क्रेटर ज्वालामुखी का मुख होता है। तो यहाँ पे जो मैं ऐसे जो बता रहा था पहाड़, ठीक है, तो ये वाला जो बेसिकली हिस्सा है, इस हिस्से को बोलते हैं हम, ठीक है, क्या, क्रेटर। ठीक है। और दूसरा मैंने बात की सिंडर के बारे में। तो सिंडर क्या है, बाहर हवा में उड़ा हुआ लावा शीघ्र ही ठंडा होकर छोटे ठोस टुकड़ों में बदल जाता है, जिसे सिंडर कहते हैं। मतलब जो बाहर लावा आ जाता है, ठीक है, मैंने अभी बात करी कि यहाँ से लावा बाहर आता है। तो जब लावा बाहर आता है तो वो जम जाता है। जमने के कारण क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है और ठंडा होकर वो ठोस टुकड़ों में डिवाइड हो जाता है। ठीक है। टुकड़ों में जब बंट जाता है तो उसको सिंडर कहते हैं। ठीक है। उसके बाद ज्वालामुखी के उद्गार में निकलने वाली गैसों में वाष्प का प्रतिशत सर्वाधिक होता है। मतलब जो ज्वालामुखी होता है उसमें सबसे ज़्यादा कौन सी गैस निकलती है, तो सबसे ज़्यादा उसमें से जलवाष्प निकलते हैं। तो मैं जब पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ा रहा था तो मैंने कहा था कि जो हमारा जो एटमॉस्फेयर के बारे में जब मैं पढ़ा रहा था तब मैंने आपको बताया था कि एटमॉस्फेयर जो था उसमें जो मेन या मुख्य भूमिका थी एटमॉस्फेयर बनने की, वायुमंडल बनने की, वो थी ज्वालामुखी की। तब आप तब आप शायद कन्फ्यूज़न हो कि ऐसा कैसे हो सकता है, ज्वालामुखी कैसे हेल्प कर सकता है। तो एक्चुअली मैं जो जलवाष्प का मैंने बताया था कि सबसे ज़्यादा जो वायुमंडल होता है उसमें सबसे ज़्यादा जलवाष्प पाए जाते हैं। तो जलवाष्प उस टाइम पे जब वायुमंडल बन रहा था तो उस टाइम पे जो ज्वालामुखी, सबसे पहले पृथ्वी जो थी वो गैसीय गोला था जिसमें लावा जो था वो फटता रहता था। तो लावा से बहुत ज़्यादा क्या निकलते थे, जलवाष्प निकलते थे। तो वही जो थे ऊपर जाके वो जलवाष्प किस में परिवर्तन हुए, बादलों में परिवर्तित होकर बारिश हुई थी, जिससे सब ठंडा हो गया। ठंडा होने के बाद क्या हुआ, जो ठोस जो चट्टानें थी वो टूट गई। ठीक है। हवा और चट्टानें टूट गई, जिससे क्या हुआ, फिर वहाँ पे वो एक मिट्टी की तरह मतलब बन गई, एक परत सी बन गई, लेयर सी बन गई मिट्टी की। ठीक है। मतलब टूट टूट के टुकड़ों में बट गई, जिसको हम चट्टानों में पढ़ेंगे कि चट्टानें जो 3 प्रकार की होती हैं तो कैसे वो डिवाइड होती हैं। ठीक है। उसमें हम बिल्कुल डीप में जानेंगे। तो वो जलवाष्प, इस तरह से जलवाष्प ने जो
बिल्कुल अपनी मुख्य भूमिका निभाई थी। ज्वालामुखी जो होते हैं वो बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं हम कौन कौन से होते हैं। तो पहला जो ज्वालामुखी है वो है हमारा एक्टिव। दूसरा जो होता है उसको बोलते हैं डोरमेंट। तीसरा जो होता है उसको बोलते हैं एक्सटिंक्ट। हिंदी में एक्टिव को सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं, फिर डोरमेंट प्रसुप्त ज्वालामुखी और एक्सटिंक्ट शांत ज्वालामुखी। ठीक है, अब सबसे पहले जानते हैं एक्टिव ज्वालामुखी के बारे में, सक्रिय ज्वालामुखी के बारे में। तो सक्रिय नाम से ही पता चल रहा है, एक्टिव नाम से ही पता चल रहा है, जो ज्वालामुखी जिससे अभी भी उद्गार होता रहता है उस ज्वालामुखी को क्या कहते हैं हम, एक्टिव ज्वालामुखी या सक्रिय ज्वालामुखी। इसमें इसमें अक्सर उद्गार होता रहता है। वर्तमान में इनकी संख्या 500 है। उदाहरण एग्ज़ाम्स में जो क्वेश्चन आते हैं उनमें बेसिकली आपसे पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है, यह क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन सा ज्वालामुखी किस देश में है या किस कॉन्टिनेंट में है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम चलते हैं एक्टिव वोल्केनो या सक्रिय ज्वालामुखी के उदाहरण की तरफ, जिसमें सबसे पहले आता है एटना और स्ट्राम्बोली। एटना और स्ट्राम्बोली जो हैं ये इटली में स्थित हैं। ठीक है, तो मैप के ज़रिए आप देख लीजिए, तो ये इटली में स्थित है। अगर आपको दिख रहा होगा तो इटली बेसिकली ये वाला हिस्सा है। तो यहाँ पे एटना और स्ट्राम्बोली जो हैं वो दोनों ही कहाँ पे, यहाँ पे स्थित हैं। अब एटना और स्ट्राम्बोली जो हैं वो यहाँ पे स्थित हैं, और एटना को लेके और स्ट्राम्बोली को लेके कुछ एक मेन चीज़ भी है जिसके ऊपर क्वेश्चन आता है कि स्ट्राम्बोली जो है उसको भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहा जाता है। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि वहाँ पे बहुत बार उद्गार होता रहता है, अभी भी बहुत ज़्यादा उद्गार होता रहता है वहाँ पे। हर मिनट के बाद वहाँ पे मतलब लाइट निकलती रहती है ज्वालामुखी से, जिससे क्या होता है कि वहाँ पे जो मेडिटेरियन सी है, अब यहाँ पे देख सकते हो आप, इटली के साथ में नीचे क्या है, जो ये नीचे वाला हिस्सा है, नीचे वाला जो आपको ये सी दिख रहा है, ये कौन सा है, ये मेडिटेरियन सी है। तो मेडिटेरियन सी में उसके कारण लाइट चमकती रहती है। ठीक है, इसलिए इसको जो है स्ट्रोम्बोली को प्रकाश स्तंभ कहा जाता है भूमध्य सागर का। ठीक है, उसके बाद चलते हैं हम कोलिमी ज्वालामुखी की तरफ। कोलिमी ज्वालामुखी जो है वो मैक्सिको में पाया जाता है। तो मैक्सिको जो है वो हमारा इस तरफ है। ठीक है, तो कोलिमी ज्वालामुखी जो है वहाँ पे कहीं पाया जाता है। तो अब इसको लेके क्या जानकारी है, इसको लेके जानकारी ये है कि जिसमें 40 बार से अधिक उद्गार हो चुका है। ठीक है, अभी तक मैक्सिको में जो कोलिमी ज्वालामुखी है उसमें 40 से अधिक बार उद्गार हो चुका है। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं कि विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है। तो जो हवाई आइलैंड है, अब ये पूरा ही जूम हो चुका है, इसका जो सबसे नीचे वाला आइलैंड दिख रहा है आपको, जो बिल्कुल सबसे नीचे वाला, ये वाला नीचे वाला आइलैंड है। ठीक है, इस नीचे वाले आइलैंड में किलायू ज्वालामुखी है। ठीक है, ये विश्व का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है, तो नोट्स में आप देख सकते हो, नोट्स के आप स्क्रीनशॉट भी रख सकते हो या आप चाहे तो लिख भी सकते हो कॉपी में। यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि विश्व का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी जो है वो किलायू हवाई द्वीप पर स्थित है। आगे चलते हैं डोरमेंट ज्वालामुखी की तरफ। अब डोरमेंट ज्वालामुखी जो होते हैं वो प्रसुप्त ज्वालामुखी होते हैं, जिनमें निकट अतीत में उद्गार नहीं हुआ है, लेकिन इसमें कभी भी उद्गार हो सकता है। ठीक है, मतलब जिनमें अभी तो उद्गार नहीं हुआ है लेकिन आगे कभी जाके कभी मतलब वहाँ से लावा निकल सकता है। ठीक है, उदाहरण अब इस चीज़ के, तो डोरमेंट वोल्केनो के उदाहरण हैं विसुवियस। तो विसुवियस जो है वो बेसिकली इटली के साथ में ही नीचे है, बिल्कुल इटली के साथ में ही है, मतलब नीचे। तो वहाँ पे बिल्कुल भूमध्य सागर में, तो इस पे ऊपर क्वेश्चन आ सकता है कि विसुवियस जो है वो कहाँ पे स्थित है और कौन सा ज्वालामुखी है। तो सबसे पहले डोरमेंट ज्वालामुखी है, प्रसुप्त ज्वालामुखी है और कहाँ पे स्थित है, तो भूमध्य सागर में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा क्राकाटोवा। ठीक है, तो क्राकाटोवा को लेकर भी क्वेश्चन आ सकता है कि क्राकाटोवा कहाँ पे स्थित है। तो क्राकाटोवा जो है वो सुंढा जलडमरू मध्य में स्थित है। ठीक है, अब देखो सुंढा जलडमरू अगर आपने कभी डिटेल में जाना होगा तो जो सुंडा ट्रेंच है बेसिकली, ये देखिए आप, जो हमारा इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया में बहुत सारे आइलैंड्स हैं। ये सारे जितने भी आइलैंड दिख रहे हैं आपको नीचे वाले, ये नीचे वाले जो आइलैंड्स हैं, ये बेसिकली यहाँ पे बहुत सारे आइलैंड हैं जो इंडोनेशिया के हैं। ठीक है,
तो अभी जो सबसे ऊपर वाला आइलैंड दिख रहा है आपको, ये वाला आइलैंड, इस आइलैंड को बोलते हैं सुमित्रा, नीचे वाले को बोलते हैं हम जावा, ठीक है। तो सुंडा और ये जावा जो मैंने दो आइलैंड बताए, इनके बीच में ये जो बीच वाला लाइन है ना, ये बीच में एक दरार सी है जो यहाँ पे इस इमेज में दिख नहीं रही है। आप गूगल में सर्च करके देख सकते हो, उसमें आपको दिखाएगा, या गूगल में आप सर्च कर लेना कि जो हमारा क्राकाटोवा सुंडा जल डमरू मध्य है वो कहाँ पे स्थित है। तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे एक लाइन है, तो वहाँ पे बीच में एक छोटा सा आइलैंड है, छोटा सा आइलैंड टाइप है, दिखेगा आपको। वहीं पे क्या है, क्राकाटोवा ज्वालामुखी है, ठीक है। और वो कौन सा ज्वालामुखी है, डोरमेट वोल्केनो है। उसके बाद चलते हैं आगे, अगला जो हमारा ज्वालामुखी है वो है फ्यूजियामा। फ्यूजियामा भी क्या है, डोरमेट ज्वालामुखी है, मतलब प्रसिद्ध ज्वालामुखी है। और ये कहाँ पे स्थित है, तो ये आप देख सकते हो, ये है जापान में। अब जापान में बेसिकली 3 आइलैंड है, ठीक है। जापान के भी 3 आइलैंड है, जिनमें से पहला आइलैंड जो है उसका नाम है होकाइडो, दूसरा जो बीच का आइलैंड है उसका नाम है होन्शु, और सबसे नीचे वाला जो आइलैंड है उसका नाम है क्यूशू, ठीक है। तो आई होप तीनों का आपको पता चल गया होगा। तो इसमें कौन से वाले में, तो इसमें कौन से वाले में, इसमें सेकंड वाले में जो बीच वाला आइलैंड है, मतलब जो होन्शु आइलैंड है उसमें है फ्यूजियामा वोल्केनो, ठीक है, जो प्रसुप्त ज्वालामुखी है, मतलब डोरमेंट ज्वालामुखी है। और जो कई बार क्वेश्चन में ये भी आ सकता है कि टोक्यो कौन से वाले में है, तो टोक्यो जो है वो भी वहीं पे है, ठीक है। और जो मैंने अभी पीछे सुंडा जलडमरू मैंने अभी बताया, तो सुंडा जलडमरू मतलब सुंडा जल स्ट्रेट भी है वहाँ पे, और सुंडा ट्रेंच भी है। सुंडा ट्रेंच जो है वो हिंद महासागर का सबसे डीपेस्ट पॉइंट है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम मेन। अब मेन जो है वो कहाँ पे है, मेन जो है वो फिलीपींस में स्थित है। मेन जो है वो फिलीपींस में स्थित है, तो फिलीपींस में भी आइलैंड्स बने हुए हैं बहुत सारे, फिलीपींस में भी बहुत सारे आइलैंड्स बने हुए हैं, ठीक है। तो मेन वो जो है वो यहाँ पे स्थित है, फिलीपींस में स्थित है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट हमारे हैं आगे यहाँ एक्सटिंक्ट ज्वालामुखी। तो एक्सटिंक्ट ज्वालामुखी मतलब शांत ज्वालामुखी। जो शांत ज्वालामुखी कौन कौन से, पहले ऊपर वाले देख लो आप एक बार, वेसुवियस भूमध्य सागर में, क्राकाटोवा सुंडा जलडमरू मध्य में, फ्यूजियामा जापान में, मेन फिलीपींस में। अब चलते हैं नीचे, एक्सटिंक्ट ज्वालामुखी मतलब शांत ज्वालामुखी। तो सबसे पहले चलते हैं हम शांत ज्वालामुखी में कि होते क्या हैं। वैसा ज्वालामुखी जिसमें ऐतिहासिक काल में कोई उद्गार नहीं हुआ है, इसमें पुनः उद्गार होने की संभावना भी नहीं है, ठीक है। तो उन ज्वालामुखियों को क्या कहते हैं, शांत ज्वालामुखी, जिनमें अभी उद्गार होने की कोई संभावना नहीं है दोबारा। आगे चलते हैं कि ऐसे है कौन कौन से। तो सबसे पहले को सुल्तान या देमबंद, ठीक है, तो ईरान में है, ठीक है। तो इमेज के थ्रू एक बार आपको दिखाता हूँ ईरान। तो यहाँ पे ईरान में यहाँ जैसे स्थित होगा इस एरिया में, ठीक है। तो कौन सा है यहाँ पे, देमबंद या को सुल्तान भी कहते हैं उसको। उसके बाद चलते हैं आगे, पोपा। तो पोपा जो है वो म्यांमार में स्थित है। तो म्यांमार तो आपको पता ही है कहाँ पे है। अब मैं इमेज के थ्रू आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको लोकेशन याद रहेगी, कौन सा जो कंट्री है वो कौन से कॉन्टिनेंट में पाई जाती है। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि ये वाली कंट्री किस कॉन्टिनेंट में पाई जाती है, ठीक है, इसलिए आपको इमेज के थ्रू दिखा रहा हूँ मैं आपको। और सेकंड चीज़ की आपको मैप में हमेशा देखते रहना है कैपिटल्स, प्लस जो भी माउंटेन रेंजेस आप पढ़ रहे हो, या सीज़ पढ़ रहे हो, रिवर्स पढ़ रहे हो, कुछ भी पढ़ रहे हो, तो आप मैप्स के थ्रू पक्का उस चीज़ को देखें, ताकि आपको पता चल जाए कि कौन सी चीज़ कहाँ पे है और क्या है, हर चीज़ की आपको जानकारी मिलती रहे। नेक्स्ट आगे चलते हैं हम, किलीमंजारो। तो किलीमंजारो जो है वो अफ्रीका में स्थित है, ठीक है। तो अफ्रीका में एक्चुअली में ये तंजानिया में स्थित है, ठीक है। तो कहीं इस तरफ जाके है ये किलीमंजारो जो वो इस तरफ है। केनिया और तंजानिया जो है यहाँ पे बेसिकली बॉर्डर के पास है। उसके बाद चलते हैं हम चिम्बराजो। तो चिम्बराजो जो है वो है दक्षिण अमेरिका में। तो दक्षिण अमेरिका में ये थोड़ा सा ये कोलंबिया, इक्वेडर, पेरू वाला जो एरिया है, बेसिकली इस टाइप में इस तरफ है ये। तो आई थिंक ये कोलंबिया में है, इसकी मुझे पूरी जानकारी है नहीं, मैंने इमेज में भी देखा नहीं है इसको ढंग से। तो आप इसको खुद सर्च करके देख सकते हो ये कौन से उसमें है। लेकिन यहाँ पे ज़्यादातर जिसको हर बार जो क्वेश्चन आया है या मैंने जो बुक्स में देखा है इसको, तो वहाँ पे दक्षिण अमेरिका ही दे रखा था, वहाँ पे कंट्री नहीं बता रखी थी कि कौन सी कंट्री में है। तो आप एक बार सर्च करके इसको खुद से भी देख सकते हो। उसके बाद चलते हैं आगे। अब यहाँ पे हमारे जो ज्वालामुखी थे
वो ख़त्म हो गए, उनके तीनों प्रकार ख़त्म हो गए और उनके जो हमने एग्जांपल देखे वो भी देख लिए। तो यहाँ से आप देख सकते हो एग्जांपल्स को। उसके बाद चलते हैं हम नीचे। अब नीचे हम कुछ जो फैक्ट्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो कुल सक्रिय ज्वालामुखी का अधिकांश प्रशांत महासागर के तटीय भाग में पाए जाते हैं। तो ये कह रहा है कि जितने भी पूरे हमारे वर्ल्ड में जितने भी ज्वालामुखी हैं उसमें से ज़्यादातर जो ज्वालामुखी हैं वो कहाँ पे पाए जाते हैं, हमारे प्रशांत महासागर में पाए जाते हैं। ठीक है, और ये सभी ज्वालामुखी मिलकर प्रशांत महासागर में अग्नि वलय मतलब फायर रिंग ऑफ पैसिफिक का निर्माण करते हैं। तो फायर रिंग ऑफ पैसिफिक का निर्माण करते हैं। तो इमेज के थ्रू आपको एक बार दिखा देता हूँ फायर रिंग ऑफ पैसिफिक। तो यहाँ पे इमेज में आप देख सकते हो यूरेशियन प्लेट और जो नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है उसके बीच में ये सारा जो है वो पूरा क्या है, हमारा हिस्सा है प्रशांत महासागर का, पैसिफिक ओशन का। तो पैसिफिक ओशन में आप जितने भी ये देख रहे हो आप, जितने भी हैं ये सारे क्या हैं, ये सारे ज्वालामुखी हैं। ठीक है, तो ये सारे किस एरिया में देख रहे हो आप, ये सभी जो ज्वालामुखी है वो पैसिफिक ओशन में है। ठीक है, वो तो मैक्सिमम यहीं पे है और ये सारे मिलकर क्या बनाते हैं, फायर रिंग ऑफ पैसिफिक ओशन या अग्नि वलय बनाते हैं। हिंदी में अग्नि वलय कहेंगे इसको। ठीक है, अब चलते हैं आगे। सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी अमेरिका एवं एशिया महाद्वीप के तटों में स्थित हैं। अब फायर रिंग जो मैंने बताया कि वहाँ पे हैं, लेकिन जो मैंने प्रशांत सागर में मैंने बताया उसमें मैंने बात की थी सभी की मतलब वहाँ पे सक्रिय ज्वालामुखी भी हैं, डोरमेंट भी हैं और एक्सटिंक्ट भी हैं। ठीक है, लेकिन अगर बात करें सिर्फ सक्रिय ज्वालामुखी की, तो सक्रिय ज्वालामुखी जो वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे पाए जाते हैं, अमेरिका और एशिया महाद्वीपों के तटों में। अब तटीय इलाके तो आप जानते ही होंगे, मुझे नहीं लगता इस चीज़ के बारे में बताने की ज़रूरत है। तटीय इलाके बेसिकली जो हमारे जो बॉर्डर लाइन वाले इलाके होते हैं, जितने भी हमारे ये जो साइड में बिल्कुल समुद्र के जो किनारे वाले इलाके हैं उनको बोलते हैं तटीय इलाके। ठीक है, तो ज़्यादातर जो हैं वो कहाँ पे पाए जाते हैं, तटीय इलाकों में पाए जाते हैं। तो अभी आगे चलते हैं, कहाँ और कौन से कॉन्टिनेंट्स के बीच में, अमेरिका और एशिया महाद्वीपों के तटों पर पाए जाते हैं सक्रिय ज्वालामुखी। उसका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। और ये क्वेश्चन बहुत बार आया है कि कौन से कॉन्टिनेंट में, मतलब कौन से महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है, तो ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी। अब 3 जो बेसिक फैक्ट्स हैं और ये तीनों ही बेसिक फैक्ट्स जो हैं उनका जो आंसर है वो दक्षिण अमेरिका है। दक्षिण अमेरिका में पाए जाते हैं तीनों ही। तो सबसे पहले जानते हैं कौन कौन से हैं। सबसे पहले हम जानेंगे अबाउट विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कहाँ पे है, इक्वाडोर में है। विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी ओजस डेल सलाडो एंडीज पर्वतमाला में अर्जेंटीना चिली देश की सीमा पर स्थित है। ठीक है, विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी एकांकागुआ एंडीज पर्वतमाला में स्थित है। अब यहाँ पे तीनों जो थे वो कहाँ पे हैं, अमेरिका में। अब अच्छे से पहले जान लो, सबसे पहले बोला है इन्होंने ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत। ठीक है, ना सक्रिय है ना शांत है, सिर्फ ज्वालामुखी पर्वत की बात करी है, ऊंचे ज्वालामुखी पर्वत की। तो हमारा जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, कोटोपैक्सी। कहाँ पे है, इक्वाडोर में। ठीक है, इक्वाडोर आप देख सकते हो। इक्वाडोर के बारे में जब मैंने कॉन्टिनेंट की वीडियो करवाई थी वहाँ पे बताया था कि इसका इक्वाडोर नाम इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ से सबसे पहले क्या निकलती है, इक्वेटर लाइन, इसलिए इसका नाम क्या है, इक्वाडोर। ठीक है, तो वहाँ पे पाया जाता है हमारा कौन सा, कोटोपैक्सी। उसके बाद अगला जो हमारा ज्वालामुखी है उसके बारे में मैंने बात करी, सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी, सक्रिय मतलब एक्टिव वोल्केनो कौन सा है सबसे ऊंचाई पर स्थित, तो वो है हमारा ओजस डेल सिलाडो। ओजस डेल सिलाडो से 2 क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले सक्रिय ज्वालामुखी जो है वो भी ओजस डेल सिलाडो है सबसे बड़ा ऊंचा, और दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो भी ओजस डेल सिलाडो ही है। पेपर में बहुत बार क्वेश्चन आता है ऐसे, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होने का। इसमें 2 चीज़ें बनी हैं, कौन कौन सी, सबसे पहली कि सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी, दूसरा दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी, दोनों कौन है, एंडीज पर्वतमाला में पाई जाती हैं। ठीक है, तो एंडीज पर्वतमाला जो है उसके बारे में भी एक चीज़ बता दूँ कि एंडीज पर्वतमाला जो है वो विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है। इसके बारे में मैंने पिछली वीडियो में बता चुका हूँ आपको, माउंटेन में। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार दिखा देता हूँ आपको। तो देखिए ये जो हिस्सा है एंडीज पर्वतमाला कुछ ऐसे करके है। ठीक है, तो ये जो आपको अब यहाँ पे देखो ऊपर मैंने इक्वाडोर में आपको बताई कौन सी, कोटोपैक्सी सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत। उसके बाद जो ओजस डेल सिलाडो है वो बेसिकली यहाँ पे है, बिल्कुल बॉर्डर पे,
चिली और अर्जेंटीना के बिल्कुल बॉर्डर पे है, ठीक है, बॉर्डर पे है बिल्कुल। तो एंडीज पर्वतमाला जो भी वो भी बॉर्डर बनाती है चिली और अर्जेंटीना के बीच में, ठीक है। उसका चलते आगे। बेसिकली सबसे ऊंचाई पर स्थित स्वांत ज्वालामुखी कौन सा है? एकांकागुआ, जो एंडीज पर्वतमाला में स्थित है, ठीक है। तो आई होप कि आप सब चीज़ें ज्वालामुखी के बारे में जान चुके हो, और यहाँ से सिर्फ इतने ही क्वेश्चन बनते हैं ज्वालामुखी से। जितना मैं पढ़ाता हूँ आप पहले उस चीज़ों को पढ़ें, उसके बाद क्या करें कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सोल्व करें, और जो वहाँ पे नए क्वेश्चन दिखते हैं जिनके बारे में मैंने नहीं बताया, क्योंकि कुछ चीज़ें जो हैं कई बार छूट भी जाती हैं बीच में, तो उन चीज़ों को आप नोट डाउन कर लें, ठीक है। जो भी आप नोट्स बनाएं उनके साथ नोट डाउन कर लें। और जो बेसिक जो मैं बुक बताऊंगा, तो मैं तो यही कहूँगा कि आपको एनसीईआरटी पढ़े, एनसीईआरटी अगर आप पढ़ें जियोग्राफी के लिए तो बढ़िया है। और अगर बेसिक कोई बुक लेना चाहते हो तो लूसेंट जो है वो बढ़िया है। अगर आप हिंदी में लो तब भी ठीक है, और इंग्लिश में लो तब भी ठीक है, ठीक है। तो ठीक है, आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।